भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है उसको देखते हुए भारत के उद्योगपतियों की राय है कि यदि भारत इसी तरह तरक्की करता रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम चीन को पछाड़ सकते हैं। लेकिन उन्हीं की राय यह भी है कि जिस तरह से पिछले दिनों देश की सत्ता पर काबिज लगभग 65 साल कांग्रेस का शासन रहा है, देश में जो कांग्रेस रही है उसके कारण से भारत की उन्नति ठहर गई थी, इस पर रोक लग गई थी और किस तरह से ठहराव आया ये उद्योगपतियों की एक पीड़ा का कारण भी है। उन्होंने बताया कि फैसले लेने में सरकारें देरी करती थी, जिसके कारण भारत के उद्योगपति, भारत के ऐसे लोग जो अपना कुछ काम खड़ा करना चाहते हैं उनको निराशा होती थी। और इसमें अब जो खुलासा हुआ है, नई जो खुलासे की बात हुई है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी इंफोसिस, वो इंफोसिस के जो को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उन्होंने बाकायदा एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह कहा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जबकि वो अर्थशास्त्री थे, और नारायण मूर्ति कहते हैं कि मैं उनका इतना सम्मान करता हूं कि मनमोहन सिंह एज ए अर्थशास्त्री वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी भी सरकारों में जिस तरह से फैसले लेने में देरियां होती थी, सरकार डिसाइड नहीं कर पाती थी कि उद्योगपतियों को कहां क्या मदद करनी भी है कि नहीं करनी है, बल्कि रोड़े अटकाए जाते थे। जिसके कारण से नारायण मूर्ति जी ने एक वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, खासतौर पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, उसमें देश ठहर गया था। अब यह टिप्पणी अपने आप में बहुत कीमती है कि जब हमारे देश के जो पिछले प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें सबसे बड़े अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री यदि कोई बने, मनमोहन सिंह, और उन्हीं के टाइम में उद्योगपति ये कह रहे हैं कि देश ठहर गया था, उद्योगों के मामले में फैसले ठीक नहीं लिए गए, जिसके कारण हमारा देश पीछे होता चला गया। अब आप समझिए कि 2014 में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में देश को मिला जिसको कांग्रेस ने चाय वाला कहकर चिढ़ाया। यह चाय वाला वाकई में कोई अर्थशास्त्री नहीं है, यह कोई बहुत हाई फाई कॉलेजों की डिग्रियां लिए हुए वाला व्यक्ति भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको कांग्रेसी चाय वाला कहकर चिढ़ा रहे थे कि अगर कहीं कुछ नहीं कर पाए तो भैया हमारे यहां चाय पिला दें हमें, उस व्यक्ति ने जिस तरह से देश को खड़ा किया है 2014 के बाद से, आज ये इंफोसिस के जो को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, ये तारीफ करते नहीं थकते और ये कहते हैं कि मोदी जी जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, अगर ये रफ्तार से देश आगे बढ़ता रहा, देश के उद्योग धंधे आगे बढ़ते रहे, आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान मोदी जी ने चलाया है, यदि ये इसी स्पीड से चलता रहा और इसमें मेक इन इंडिया जो मोदी जी का नारा है और विजन है, अगर ये इसी तेजी से चलता रहा तो वो बोलते हैं कि अगले मात्र 10 से 15 साल में हम चीन को पछाड़ देंगे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है। और उन्होंने ये बात भी बोली, आप याद रखिए, उन्होंने कहा चीन ने जो तरक्की की है हमारे साथ ही लगभग आप देखिए कि 1978 से उन्होंने कहा कि 2022 78 से और आज तक चीन 44 वर्षों में उसने भारत को 6 गुना अर्थव्यवस्था में अपने को भारत को पीछे छोड़ दिया। नारायण मूर्ति कहते हैं कि 78 से 22 के बीच जो ये 44 वर्षों का कार्यकाल रहा है, भारत को चीन ने 6 गुना पीछे छोड़ा है। ये इसलिए हुआ कि जब सरकारें कांग्रेस की थी तो वो हमारे देश के जो उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा ना देकर चीन की कंपनियों को बढ़ावा दे रहे थे, विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रहे थे। हमारे देश में हिंदुस्तान लीवर वो छाता जा रहा था, इसी तरह से प्रॉक्टर एंड गैम्बल वो छाता जा रहा था, लेकिन भारत के जो उद्योगपति थे उनको बूस्टअप करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं थी। भारत का अपने गांव के जो रोजगार हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की कोई योजना नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था विदेशी कंपनी आएगी, कंपनी लगाने के नाम पर कुछ ना कुछ कमीशन देगी और ये कमीशन खाते रहो, बस देश जाए भाड़ में। इस विचारधारा ने भारत को इतना कमजोर कर दिया
और चीन को इतना मजबूत कर दिया क्योंकि चीन की कंपनी भारत के अंदर लगातार मोबाइल फोन हो, टेलीविजन हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रो और पुल बनाने से लेके सड़क बनाने से लेके जा फील्ड देखो, चीन को बढ़ावा देते रहे। और 2008 के सोनिया गांधी राहुल गांधी के समझौते का जब खुलासा हुआ है तब तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस केवल और केवल अपने स्वार्थ में चीन का फायदा पहुंचाना चाहती थी, उसको भारत के उद्योगपतियों से कोई लेना देना नहीं था। और आज भी आप देखें कि राहुल गांधी के जितने भाषण हैं उसमें आप आज भी देखेंगे कि राहुल गांधी के भाषणों से यह लगता है कि जिस तरह से वो अडानी और अंबानी पर हमले बोलते हैं कि ये तो मोदी ने अडानी और अंबानी को दे दिया, ये अडानी अंबानी को देश बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए। राहुल गांधी से कोई पूछता है कि ये अडानी और अंबानी अगर पोर्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनको मेंटेनेंस उसका जिम्मा दिया जा रहा है, तो क्या ये बेचना हो गया? और राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि मैं एक ही बात पूछता हूं कि जो मुंद्रा पोर्ट है जिसकी जिम्मेदारी अडानी को दी गई है, वो अडानी को दी जाने वाली जो जिम्मेदारी है उसका ज्यादातर जो एक्वायर की है जमीन और वो जो फैसले हुए हैं वो तो कांग्रेस सरकार में हुए हैं। मोदी जी जब गुजरात के सीएम बने उसके बाद केवल 1/3 जमीन गुजरात की जो पोर्ट के लिए चाहिए थी वो समझौता मोदी सरकार से हुआ, लेकिन उसके पहले के बाकी सारे समझौते जो हुए हैं वो कांग्रेस से हुए हैं। और आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में क्या अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट नहीं चल रहे? क्या नए समझौते नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को दिक्कत है कि भारत के उद्योग धंधे उद्योगपति कैसे पनप जाएंगे, उनको गाली देना है। राजीव गांधी सोनिया गांधी के कार्यकाल जितना ये चला है, सरकारें जो कांग्रेस की चली है, कभी आपने इनके मुंह से सुना कि भारत की भूमि में विदेशी कंपनियां लगी हुई हैं और इनको हमें हटाना है, हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना है? कभी नहीं। इनको राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं है कि यदि विदेशी कंपनी भारत में आए और भारत का पैसा कमाकर अपने देश ले जाएं, लेकिन इनको दिक्कत है कि यदि अडानी अंबानी टाटा बिरला हमारे देश के लोग भारत में उद्योग करें और वो भारत की तरक्की में सहयोग करें, क्योंकि देखिए टाटा बिरला अंबानी अडानी जो भी हैं, आप देखेंगे कि ये करोड़ों रुपया इस देश की तरक्की में हर साल खर्च करते हैं। इनके सबके अपने एनजीओ हैं, कोई मंदिरों में दान देता है, कोई एनजीओ चलाकर गरीबों के लिए भलाई के काम कर रहा है, किसी ने स्कूल बनाकर काम किए हुए हैं। ये कैसे? ये भारत की तरक्की में काम हो रहा है, लेकिन शायद इनको ये अच्छा नहीं लग रहा। अब इनकी पोल खुलती जा रही है क्योंकि भारत के उद्योगपति अब खुलकर ये बोलना शुरू हो गया है जो उनका दर्द है। मैं एक कार्यक्रम में सुन रहा था कि एक खिलौना बनाने वाली कंपनी भारत के अंदर बड़ी प्रसिद्ध थी और वो चीन चली गई, तो उनके मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप भारत से चीन में क्यों चले गए? तो उन्होंने बताया किस तरह की दिक्कतें हैं कि लगभग 15 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनसे एनओसी लेनी पड़ती है, और ये 15 डिपार्टमेंट की एनओसी लेने के लिए, उनसे अनुमति लेने के लिए इतना टाइम बीत जाता है कंपनी लगाने के पहले। और उसके अलावा भी अगर एक कंपनी लगाने का प्लान आज आप कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 साल तो ये एनओसी लेने में निकल जाएगा। और इसलिए भारत को छोड़ना ही उचित समझा, क्योंकि चाइना में आप जाइए, एक फॉर्म भरिए, मेल करिए, आपको विद इन ए वीक कंपनी लगाना आप शुरू कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बिल्डिंग भी किराए पे मिल जाएगी। और इसलिए उद्योगपतियों को लगा कि चाइना हमारे लिए बेटर है, ना वहां कोई हड़ताल का झंझट, ना वहां पुलिस की रिश्वत का झंझट, ना वहां इंस्पेक्टर राज है कि साहब कोई आएगा किसी को कमीशन देना है। और इसलिए चीन ने भारत को इसीलिए पीछे पछाड़ दिया 6 गुना, सोच सकते हैं आप। और इसलिए आज मोदी सरकार आई है। जो सिंगल विंडो प्रोसेस चीन में चलता था, मोदी जी ने उसको पहले गुजरात में जब वो सीएम बने थे पहली बार तब लागू किया था। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो एक कंपनी में मैनेजर थे गुजरात के अंदर। वो कट्टर कांग्रेसी परिवार से थे, लेकिन जब वो गुजरात में नौकरी करने के लिए गए
और वहां उन्होंने 5 साल जब अपना काटा, उसके बाद मैं उनसे जब मिला तो वो बोलते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आपकी सोच कैसे बदल गई? वो कहते हैं साहब, अगर आपको कंपनी की कोई प्रॉब्लम है, आप जाइए ऑफिस में, पहले तो अधिकारी बिठाकर चाय पिलाते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम आती नहीं। सिंगल विंडो प्रोसेस मोदी जी ने तब शुरू कर दिया था जब देश में इस नाम की कोई चर्चा भी नहीं होती थी, और इसीलिए गुजरात मॉडल की तारीफ की जाती है। मोदी जी पीएम बने तो 2014 में देश के अंदर उन्होंने बाकायदा इसको लागू कर दिया पूरे देश में। कोई भी भारत का व्यक्ति हो या भारत के बाहर का, अगर भारत में अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है तो उसको कोई डिपार्टमेंट परेशान नहीं करेगा, मिनिस्ट्री बल्कि सपोर्ट करेंगी, भारत के बैंक सपोर्ट करेंगे, भारत की सरकार उनको सपोर्ट करेगी। आइए उद्योग लगाइए, आपका स्वागत है। और इसके कारण से आज बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। जो भारत छोड़कर भी गए थे वापस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य जिसका गुंडा, मवाली, अपहरण, लूट इस तरह से बदनाम था, लोग कंपनियां छोड़कर भाग रहे थे, आज उद्योगपतियों की पहली पसंद बना है। और इसीलिए ये जो ऐसे समय में इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, इनकी टिप्पणी अपने आप में बहुत कीमती है, और ये कांग्रेस के मुंह पे करारा तमाचा है कि जो मोदी जी की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। और ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो ये कहते हैं कि मोदी जी 2014 से आए तो भारत को इन्होंने बेच दिया है। सर, बेचा नहीं है। समझ लें कि आज बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के ओनर, वो मोदी की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, और जिसके कारण भारत आज 5वीं बड़ी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये छोटी बात नहीं है कि भारत जहां 11वें स्थान पर था, वो मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में 5वें स्थान पर आ गया है। और इसी स्पीड से यदि चलता रहा तो नारायण मूर्ति कहते हैं कि यदि सब मिलकर, देश का विपक्ष, देश के सभी उद्योगपति अगर देश की तरक्की के बारे में सोचेंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 101% वो दावा करते हैं कि अगले 5 साल में भी हम अगले 5 से 10 साल में चीन को पछाड़कर नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ है, मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमारा देश जवान है। दुनिया में सबसे ज्यादा जवान अगर किसी के पास हैं, 60% यंग बच्चे हैं हमारे पास हैं, वो भारत है। और इसलिए भारत विश्व गुरु बनने की तरफ, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ चल रहा है। और ये नारायण मूर्ति जी की जो टिप्पणी है, ये अपने आप में बहुत कुछ बताती है। कांग्रेस शासन की पोल खोलती है। जो राहुल गांधी जगह जगह यात्रा चला करके देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि वो समझें कि जिन उद्योगपतियों को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अडानी अंबानी कहकर करे, क्या उनको विदेशी उद्योगपति चाहिए? देश के उद्योगपतियों से उनको नफरत है? ये जवाब दें राहुल गांधी। वंदे मातरम।